तो आज अपन देखेंगे तो केस स्टडीज है उनको अप्रोच कैसे करना है ना। कुछ हम डिफरेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन इन कैटेगरीज में केस स्टडी आती है, उनके लिए क्या रिस्पेक्टेबल हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं, कौन सी थ्योरीज यूज कर सकते हैं और क्या डिलेमास यूज कर सकते हैं, वो एक आइडेंटिफाई हो जाता है। तो जैसे वहाँ पे 6 केस स्टडी आएंगी तो हमें पता लगेगा इस केस स्टडी में ये वाली चीज अप्लाई करनी है, उसमें ये अप्लाई करनी है। तो इतनी क्लैरिटी से अगर हम काम करते हैं तो ठीक है, फिर वो है ना, रादर देन हम बस रैंडम जाएं और अप्रोच करें उस चीज को। तो पहले क्लैरिटी होनी जरूरी है। इसमें अगर टाइम लग जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से अगर आपने समझ लिया तो वहां पे अप्रोच आप इजी रहेगी आपके लिए। और जैसे केस स्टडी 4-5 सॉल्व होती है ना, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो थ्योरी भी अच्छा हो जाता है। अप्रोच मैं बता देता हूँ कैसे करना है भाई। डायरेक्ट केस स्टडी से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, है ना, पहला, और बाद में थ्योरी कर सकते हैं क्योंकि ये बड़े होते हैं थोड़े। और दूसरा आगे बताएंगे भी आपको, एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के थ्योरी के कर लो, थोड़ा हाथ चल जाता है, दिमाग थोड़ा खुल जाता है और प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी आती है। 3 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन तक, फिर केस स्टडी करके फिर वापस आता है। ये दोनों तरीके हैं। देखो पहले टाइप्स ऑफ केस स्टडीज किन किन बेस पे, इसके अलावा भी हो सकती है मेजरली, पर ये 5 कैटेगरीज है। बेस्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट आ जाए, है ना, तो उसके ऊपर आ सकती है केस स्टडी। बेस्ड ऑन पब्लिक सेक्टर, है ना, पब्लिक सेक्टर आ सकते हैं, सिविल सर्विस के इश्यू आ सकते हैं। अप्लाइड एथिक्स, जो एथिक्स की थ्योरीज है उनके एप्लीकेशन बेस्ड आ सकते हैं, अप्लाइड एथिक्स। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मोरालिटी, ठीक है, आपकी मोरालिटी इंडिविजुअल, आज अपन ये स्पेलिंग करेंगे, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मोरालिटी। एंड बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज, इन सब पे करना है। अब इसका मैंने एक एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में कैसे होगा। बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट सेक्टर, एमएनसी, सपोज यू आर द सीईओ ऑफ कंपनी, इस तरीके से आपको, आप कॉर्पोरेट सेटिंग में डील कर रहे हो, वो एक केस स्टडी होगी जहां पे आप उसको बोलेंगे हम बेस्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड है आपका पब्लिक सेक्टर, यू आर अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यू आर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो पब्लिक आपकी कैपेसिटी में होगा आप, तो एक केस स्टडी आएगी आपकी, ठीक है। उसमें जो डिलेमा है वो सारी चीज देखेंगे। फिर थर्ड केस स्टडी होती है अप्लाइड एथिक्स, सपोज यू आर क्लोज फ्रेंड, है ना, आपस में, हु इज आल्सो एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विस, तो वो जो एथिक्स की वैल्यूज हैं वो आप कैसे यूज करोगे थ्योरीज को, वो अप्लाई। व्हाट इज द रॉन्ग इन अडॉप्टिंग सच अ प्रैक्टिस, क्रिटिकली एनालाइज द अबव व्यू पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, व्हाट विल बी योर एडवाइस। तो कैसे आप एडवाइस कर रहे हो, कौन कौन से एथिक्स के प्रिंसिपल आप यूज कर रहे हो, उनको एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, वो आएगा अप्लाइड में। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मोरालिटी, है ना, जो आपके आपके खुद के जो मोरालिटी है, वैल्यूज हैं आपकी, इंटीग्रिटी, तो आपकी इंडिविजुअल मोरालिटी, आज यही वाला डील करेंगे हम केस स्टडी। आपकी इंडिविजुअल मोरालिटी, आप एक पोजीशन पे हो तो आप कैसे कर रहे हो। फिर बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज, विमेन का इश्यू हो गया, है ना, और कोई सोशल इश्यू हो गया, एनवायरमेंट का हो गया, तो बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज हो गए, ये एक आ सकता है। अब देखते हैं हम बेसिक अप्रोच, और फिर एक एक वाइज सारा देखेंगे इसमें ना। आज डिस्कस भी कर लेंगे हम इंडिविजुअल मोरालिटी की कुछ केस स्टडीज। जनरल फ्रेमवर्क फॉर सॉल्विंग केस स्टडीज। पहली बात तो ये मेजर मार्क्स 120 भी हो सकते हैं, 130, है ना, 120 से 130 वेरी करते हैं केस स्टडी के मार्क्स। स्टार्ट द पेपर विद द केस स्टडी और आफ्टर द 1-2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये मैंने तरीका बताया था। या तो स्टार्टिंग से आप केस स्टडी कर सकते हो, या फिर और अच्छा तरीका मेरे को लगता है स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन करो आप अपने थ्योरी के, ताकि थोड़ा माइंड खुल भी जाए, वार्म अप हो जाए, और प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से आपकी ठीक रहे। फिर आप केस स्टडी खत्म करो, फिर वापस जो बच गए क्वेश्चन को बाद में अटेंड करो। स्ट्रक्चरिंग केस स्टडी, ठीक है, पहले तो इंट्रोडक्शन। तो जब भी आप केस को पहले पढ़ लो अच्छे से, वही उसमें सर्कल कर लो स्टेक होल्डर, जो भी आपको लग रहा है, डिलेमास, पढ़ो अच्छे से। टाइम मतलब एक बार 2 बार पढ़ लो केस स्टडी को। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और उसको इम्बाइब कर लिया, मतलब हर चीज में समझना जरूरी है, उस चीज में कोई मिस मत कर देना कि स्टेप क्या कर दिया, जो पूरी केस स्टडी गड़बड़ी जाती है। तो पढ़ना इसमें इंपॉर्टेंट है, रीड ट्वाइस या थ्राइस, केस स्टडी को पढ़ना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बेसिस पे एक आप इंट्रोडक्शन तैयार करो 3-4 लाइन का स्टार्टिंग में, जो वो वैल्यूज बता रहा होगा कि क्या वैल्यू स्टेक पे है, क्या चीज स्टेक पे है, उसको समराइज कर दो स्टार्टिंग में ही थोड़ा, है ना, कि इनमें इन वैल्यूज का ध्यान रखना है। बिगिन विद द वैल्यू बेस्ड कोट और एथिकल डायलेमा दैट रिफ्लेक्ट द कोर इशू, ये इंपॉर्टेंट है। उस कोर इशू को आइडेंटिफाई कर लो आप। वो आप ऐसे कर लोगे कि आपको पता चल जाएगा कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कॉर्पोरेट का कर रहा है, आपकी इंडिविजुअल मोरालिटी का कर रहा है, पब्लिक का कर रहा है, इंटरेस्ट, तो वो कोर इशू कर लो आप, फाइंड आउट पहले। अगर आपने इंट्रोडक्शन में कोर इशू को मेंशन कर दिया तो चांसेस है कि एग्जामिनर आपकी केस स्टडी को लाइटली पढ़ेगा, कि समझ में आएगा बच्चों को केस स्टडी समझ में आ गई है। एग्जाम्पल, व्हेन मोरालिटी अपोज लीगैलिटी द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रिवेल, मतलब इस कोर्ट से भी आप ऐसे कुछ स्टार्ट कर सकते हो
तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट बात करेगा कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन उसका थॉट प्रोसेस ऐसा ही है। ब्रीफली नरेट द इशू इन न्यूट्रल एथिकल टर्म्स विदाउट बायस, ये ध्यान रखना है। जजमेंट इंट्रोडक्शन में नहीं देना है, जेट इंट्रोडक्शन में न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपको वो इंसिडेंट को कोट करना है या समराइज करना है। यही आंसर में हम गलती करते हैं, इंट्रोडक्शन में कभी जजमेंट नहीं देना, वहां पे न्यूट्रल तरीके से कोट करना है, फिर आर्ग्यूमेंट्स पेश करनी है आपको ऑप्शंस के अंदर, और कंक्लूजन लास्ट में करना है आपको। तो इंट्रो में नहीं करेंगे कंक्लूजन कभी। फिर आप बताओगे कंटेक्चुअलाइजेशन, ठीक है, उसमें अब आप पूरा माहौल बनाओगे, आपके क्या क्या आपके पास टूल्स है। पहला क्या था, क्या इशू है, फिर आप देखोगे क्या आपके पास टूल्स अवेलेबल है उस आंसर को। तो उसमें पहला आता है डेजिग्नेशन, यू डिफाइन योर रोल, है ना। पावर्स, डिफाइन योर ऑप्शंस, जो आपके पावर है उससे आप ऑप्शन कर सकते हो। फैक्ट ऑफ द केस आप लिख सकते हो कि इवेंट्स लीडिंग टू द डिलेमा, ये सिचुएशन हुई है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप फैक्ट ऑफ द केस अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो वहां पे। आइडेंटिफाई क्लियर एथिकल एंड लीगल वायलेशन, कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है प्राइमा फेसिया, है ना। अवॉइड अजम्पशन, स्टिक्स टू द फैक्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो केस स्टडी में लिखा है बस उसी अपनी तरफ से ज्यादा अज्यूम नहीं करना उसमें। स्टेक होल्डर्स विद इंटरेस्ट, फिर एक में आ सकता है आप स्टेक होल्डर करो और उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व क्या क्या हर एक के अंदर। अधिकतर बच्चे स्टेक होल्डर लिख देते हैं, उनका इंटरेस्ट लिखते हैं, आप इंटरेस्ट लिख दोगे तो एक एडिशन हो जाएगा, तो उनका क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे। यूज द स्टेक होल्डर मैपिंग अप्रोच, ठीक है, वनरेबल सेक्शन जैसे ट्राइबल, वीमेन, चिल्ड्रन, पब्लिक में सोसाइटी एट लार्ज, गवर्नमेंट, योर सेल्फ एज सिविल सर्वेंट, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से इन्वॉल्व है और उनका इंटरेस्ट क्या है, वैल्यूज कौन से इन्वॉल्व है वो लिख सकते हो आप। प्राइवेट एंटिटीज में, ठीक है। नोट स्टूडेंट डजंट नीड टू राइट स्टेक होल्डर इन एवरी क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना, 6 के 6 में मत लिख देना, है ना, फिर वो ज्यादा बोरिंग सा हो जाता है वो ज्यादा। ट्राई टू राइट इन लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एथिकल इश्यूज एंड डायलेमा, फिर आप डिफरेंट एथिकल वैल्यूज अगर एक्सप्लिसिटली कई बार पूछ लेते हैं कि बट आर द एथिकल इश्यूज या डायलेमा इन्वॉल्व, तो एड्रेस करना ही है, नहीं तो इम्प्लिसिट में भी 3 4 लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि किस किस के ट्रांसपेरेंसी बताना या कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, कंपैशन को, ये आपके आए डिलेमास, ठीक है। हिरार्की को फॉलो करें या इंटीग्रिटी को, पर्सनल लॉयल्टी को या पब्लिक इंटरेस्ट को। मेंशन वैल्यूज एट द स्टेक, ये इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्विस की कौन सी वैल्यू इसमें स्टेक होगी, आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि इस केस में ये वैल्यू स्टेक पे रहेंगी, अगर आपको अलग से नहीं लिखना है तो। इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी, कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी, लिबर्टी, ह्यूमन वैल्यू, कंपैशन, नॉन मेलेफिसेंस, ठीक है, फिलोसफिकल एंकर्स, गांधीयन एथिक्स, कान डिग्निटी, यूटिलिटेरियन, उबंतु और मध्य मार्ग। अभी मैं केस स्टडी कराऊंगा तो ये सारे वैल्यू आप यूज कर पाओगे उनको। एग्जाम्पल देखो, कंफ्लिक्ट अपहोल्डिंग लॉ बाय evicting illegal slum versus protecting vulnerable population right to shelter and dignity। अब आपके पास लॉ है, आपको वहां से हटाना है लोगों को, तो आप क्या अपहोल्ड करोगे, लॉ को अपहोल्ड करोगे या फिर वनरेबल सेक्शन को बचाओगे, उनका राइट टू शेल्टर को करोगे। ऐसे डिलेमा आप लिख सकते हो, ये डिलेमा है। कोर्स ऑफ एक्शन, अब इसके बाद तो हमने देखो तरीके से किया, पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया कि इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, फिर हमने कॉन्टेक्चुअलाइजेशन देखा, उसमें क्या डेजिग्नेशन है, फैक्ट ऑफ द केस क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन से इन्वॉल्व है, फिर हमने एथिकल डायलेमा किया। तो ये मैंने पॉइंट्स बना रखे, इंट्रोडक्शन, कंटेक्स्ट बनाना है, फिर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, एथिकल डायलेमा, अब आएगा कोर्स ऑफ एक्शन। तो किसी में आप कॉन्टेक्चुअलाइजेशन में स्टेक होल्डर लिख देना, किसी में आप डिलेमा लिख देना, इन टूल में से अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह यूज करना है, क्योंकि कई बार आजकल केस स्टडी बहुत बड़ी आ गई, 3 4 क्वेश्चन अटैच होते हैं, तो बहुत ज्यादा आप उस पर नहीं लिख सकते, जो इम्प्लिसिट डिमांड है, ये सब इम्प्लिसिट डिमांड है। तो मैंने 3 4 ऑप्शन जो दिए उनमें से कभी किसी में कुछ यूज कर लेना, कभी किसी में कॉन्टेक्स्ट कर लेना, किसी में डिलेमा कर लेना, किसी में वैल्यू इन्वॉल्व कर लेना, तो वो प्रैक्टिस से हो जाएगा आपका। अब देखो ये करना क्या आपको, की प्रिंसिपल टू फॉलो, जो आपको ध्यान रखना है, डू नॉट ब्रेक द लॉ, इसका ध्यान रखना है आपको, लॉ नहीं ब्रेक करना, प्रेफर मिडल पाथ, टेक मोरली साउंड डिसीजन इवन इफ इट इज प्रैक्टिकली नॉट प्रैक्टिकली परफेक्ट, ठीक है, मोरली साउंड डिसीजन लेना, ऑलवेज मेंशन एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, नॉट विजिलेंट ऑन, ठीक है, विजिलेंटिज्म में नहीं जाना है आपको कि आपने खुद ही डिसीजन ले लिया, खुद ही जज बन गए आप, ठीक है, आपको करना है एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन विल बी टेकन, इस तरीके से। खुद जज नहीं बनना है वहां पे, ये ध्यान रखना है, थोड़ा मॉडरेट रखना है टोन को। अवॉइड ब्लेमिंग और नेमिंग अनलेस एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड, ये भी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है ना। ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना है, ये नहीं आपने अपनी तरफ से कर दिया जजमेंट दे दी। ऑप्शन विद एथिकल एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट एटलीस्ट 2x, अब कैसे आप ऑप्शन दोगे, दो तो एक्सट्रीम दे सकते हो आप, ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, फिर मिडल पाथ कर सकते हो। प्रेजेंट एटलीस्ट 2 एक्सट्रीम ऑप्शन फॉलोड बाय अ बैलेंस मिडल पाथ, ठीक है। एंश्योर ईच ऑप्शन इज एनालाइज होलिस्टिकली फ्रॉम की डायमेंशन, और हर एक ऑप्शन को उसके मेरिट डीमेरिट उसको डिफरेंट स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अच्छे से एनालाइज करो।
राइट मेरिट डीमेरिट अलोंग विद द मेंशनिंग वैल्यूज एट द स्टेट। तो दो तीन बातें आपके दिमाग में आ रही है, मेरिट, डीमेरिट, कौन सी वैल्यू स्टेक पे है, और स्टेक होल्डर्स। इन चारों से आपके काफी आंसर बन जाएंगे। ये ध्यान रखना आपको, कौन स्टेक होल्डर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी वैल्यू स्टेक पे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑप्शन टेकिंग है आपके पास, अगर ब्राइब लेना है तो उसकी डीमेरिट क्या होगा और उसके मेरिट क्या होंगे, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है, इवेल्युएशन पैरामीटर्स, कैसे आप जज करोगे अपने ऑप्शंस को। पर्सपेक्टिव ऑफ द मोस्ट वनरेबल, तो इसलिए मैंने कहा हर एक स्टेक को देखो, और जो सबसे वनरेबल है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी आपको शो करना है, वो लिखना है। अब आपके दिमाग में जब ऐसे कीवर्ड रहते हैं तो उस केस स्टडी में आप ढूंढोगे यार इस मोस्ट वनरेबल पॉपुलेशन पे ये इंपैक्ट पड़ रहा है, आप लिख देना तो आपका एक आर्गुमेंट बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट वनरेबल पे क्या फर्क पड़ रहा है वो देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल वैलिडिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है वो करना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिकल के पास क्या पता आपके पास रिसोर्स ही ना हो और आप ऐसा ऑप्शन सजेस्ट कर रहे हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिबिलिटी देखना है, प्रैक्टिबिलिटी। एथिकल वैलिडिटी देखनी है आपको, इज द एक्शन इन लाइन विद द सिविल सर्विस वैल्यूज, इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी, कंपैशन। तो ये चार पैरामीटर हो गए। मोस्ट वनरेबल पे क्या पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, और एथिकली। तो ये फिर और डायमेंशन आपके जनरेट हो गए। ठीक है, मल्टी प्रोन सोल्यूशन है रिफॉर्म स्ट्रेटेजी। जब यार पूछते हैं कि आप क्या सोल्यूशन दोगे, तो आप उसमें दो तीन मल्टी प्रोन्स दो कि हम ये भी करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे, ताकि होलिस्टिक सॉल्व हो प्रॉब्लम। रोबोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल एंड स्विफ्ट रेमेडियल मेजर्स, तो एग्जिस्टिंग रूल है जैसे उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, और स्विफ्ट रेमेडियल मेजर्स पूरा। अब ये देखो, इमोशनल एडवर्सिटी एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन बेस्ड डिसीजन मेकिंग। आपकी जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो बेस होनी चाहिए आपके ईक्यू के ऊपर, इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर, आईक्यू के ऊपर, आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन के ऊपर, एक्यू के ऊपर। एडवर्सिटी क्वेश्चन, ये एडवर्सिटी क्वेश्चन एक्यू, ये नई टर्म है। एडवर्सिटी क्वेश्चन ये बताता है कि आप एडवर्सिटी सिचुएशन में, जो एकदम से सिचुएशन आ गई, एडवर्स सिचुएशन है, उस टाइम पे आप कैसे बिहेव कर रहे हो, तो दैट इज द एडवर्सिटी क्वेश्चन। तो ये आप एडवर्सिटी क्वेश्चन में डाल लो। ठीक है, एक्यू। ट्रस्ट बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड सरप्राइज इंस्पेक्शन टू डेटर द अनएथिकल कंडक्ट। तो ये आप ऐसे बता सकते हो, ट्रस्ट बिल्डिंग इनिशिएटिव बनाओ, विसल ब्लोअर प्रोटेक्ट, विसल ब्लोअर का भी काफी यूज होएगा आपके केस स्टडीज के अंदर। ठीक है, और सरप्राइज इंस्पेक्शन टू डेटर द अनएथिकल। सिस्टमेटिक एंड सस्टेनेबल रिफॉर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में क्या बता सकते हो, लीगल अमेंडमेंट आप सजेस्ट कर सकते हो, कोडिफिकेशन ऑफ ग्रो एरियाज, कई बार कोडी उसमें बात आती है कि ग्रे एरियाज उनको कहते हो कोडिफाई कर दो, ये आप बता सकते हो लॉन्ग टर्म्स में आप ऐसे सॉल्यूशन दो। ये मैंने एक आपको ब्रीफ दे दिया जनरल, इनमें से उठा के अपने आंसर्स लिखोगे केस स्टडी के। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीएसएस, ठीक है, रूल्स, और सोशल में अवेयरनेस कैंपेन हो गया, सिटीजन एंगेजमेंट हो गया, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो गया, टेक्नोलॉजिकल में रियल टाइम ट्रैकिंग, ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल्स, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी टूल्स, सिविल सोसाइटी में कोलैबोरेशन विद एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, यूथ लीडर्स। ठीक है, और बिहेवियरल नज्म, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कम्युनिटी रोल मॉडल, सिविक सेंस। तो लॉन्ग टर्म में चार हो गए, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, सिविल सोसाइटी को इंक्लूड किया, और बिहेवियरल। फिर कुछ छोटे छोटे डायग्राम भी आप बना सकते हो, जैसे रैंक वन शक्ति डुबे का ये कॉपी से मैंने निकाला, ये वो भी ऐसे डायग्राम बनाती है। तो कहीं भी जो आपको लग रहा है एथिक्स पे अपनी केस स्टडी में डायग्राम भी आप डाल सकते हो। Specific framework for case study, many times it has been seen that due to similar type of theme of case study in the exam, student tend to write similar type of answer and similar values। ये भी दिक्कत आती है, एक बार को तो सेम ही लग रहा था, ये 2018 वाले में सारे वैसे ही लग रहे थे। This results in getting the poor marks in ethics exams. One can see 2018 ethics 3 out of 6 case study feels the same. So how to differentiate the answer, वही मैं आपको बता रहा था। अगर आपने उसका थीम समझ लिया, ये थीम है, ठीक है, और फिर भी कई बार ओवरलैप थीम आ रही है, तो फिर कीवर्ड से डिफरेंस करो, किसी में कुछ कीवर्ड यूज करो, किसी में अलग कीवर्ड यूज करो। ठीक है, द आंसर इज क्रिएटिंग इज बाय क्रिएटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 आएगा फॉर केस स्टडीज एंड कलेक्टिंग स्पेसिफिक कीवर्ड फॉर ईच टाइप। ये देखना है अपने को कौन कौन से कीवर्ड करने अपने को। अब ये तो मैं पता चल ही जाएगा इनमें कौन से इशू इन्वॉल्व है, ब्राइबरी इन्वॉल्व है, आपका ट्राइबल इशू इन्वॉल्व है ना। तो पहला देखते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या क्या हो सकता है। ब्राइबरी का अगर है तो ये वाले कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, इंटेग्रिटी, ठीक है, विजिलेंस एथिक्स, प्रोबिटी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, लोकपाल, मॉरल डिसएंगेजमेंट थियरी। अगर ट्राइबल का इश्यू है तो आर्टिकल 244। अगर आपको पहले से रेडी कर लिया आपने तो आपको स्ट्राइक करेगा सीधा, इसमें 5 भी स्ट्राइक करके आपके कीवर्ड्स हो गए, उनको बोल्ड भी कर देना, बॉक्स में डाल देना। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रॉलिज्म जस्टिस, रॉल्स का जो है, कल्चरल सेंसिटिविटी, डिग्निटी, ठीक है, 5th शेड्यूल, वनवासी कल्याण योजना, यानी कि स्कीम भी डाल दिया आपने, आर्टिकल भी डाल दिया, एथिक्स भी डाल दिया। विमेन में जेंडर इक्विटी, आर्टिकल 15(3), फेमिनिस्ट एथिक्स, एम्पावरमेंट, नारी शक्ति वंदन एक्ट। ठीक है,
और इंटरसेक्शनलिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे हमें करने विमेन के लिए। नेक्स्ट, पॉलिटिकल प्रेशर अगर आपके ऊपर आ रहा है तो उस केस में आपको कौन सी वैल्यूज लिखनी है? ऑब्जेक्टिविटी, रूल ऑफ लॉ, करेज ऑफ कन्विक्शन, एनोनिमिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। देन आपको डिस्प्लेसमेंट करना है, इलीगल कॉलोनीज है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जस्टिस एंड फेयरनेस, लैंड एक्विजिशन एक्ट, एनवायरमेंटल एथिक्स, राइट टू लाइफ, राइट टू शेल्टर, ये सब बातें। ठीक है, प्रोसीजरल फेयरनेस। नेक्स्ट, आरटीआई अगर नॉन कंप्लाइंस हो रहा है, ऐसा एक्ट आ रहा है आपके पास, ऐसे केस स्टडी, तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई एक्ट, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, डेमोक्रेटिक इथोस, इन्फॉर्म सिटीजनरी। रेड टेपिज्म में एफिशिएंसी, रेस्पॉन्सिवनेस, टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, मिशन कर्मयोगी। ठीक है, सिटीजन चार्टर, वेबर ब्यूरोक्रेसी वर्सेस एथिकल रिफॉर्म्स। जो हमने 5 कैटेगरी की थी, अभी पहली कैटेगरी चल रही है आपकी पब्लिक वाली, उसके अंदर ये सब कैटेगरी केस स्टडी आती है। या फिर आएगा सर्विस डिलीवरी का इशू अगर आ रहा है, फेलियर है, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का फेल, आउटकम ओरिएंटेशन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सेवा भाव, एथिक्स ऑफ केयर, स्पर्श और ई गवर्नेंस। अब सेकंड जो आपकी टाइप आएगी, दैट इज द प्राइवेट सेक्टर। उसमें ब्राइबरी का केस आ रहा है, टैक्स इवेजन का आ रहा है, तो आप लिखोगे कॉर्पोरेट एथिक्स, सीएसआर, कंपनीज एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ईएसजी गवर्नेंस जो होती है, मोरल हजार्ड्स, एथिकल कैपिटलिज्म। वर्क कल्चर से रिलेटेड है तो वर्क एथिक्स, प्रोडक्टिविटी वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन, टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, उबंटू प्रिंसिपल, ह्यूमैनिटी की जो बात करोगे, इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स इज अवर वेलफेयर, एथिकल वर्क प्लेस कल्चर। ठीक है, ह्यूमन सेफ्टी में क्या लगाओगे? प्राइवेट सेक्टर, पोश एक्ट हो गया, ह्यूमन वर्क प्लेस डिग्निटी, एथिकल लीडरशिप, कांतियन रिस्पेक्ट। ठीक है, जेंडर सेंसिटिव प्रैक्टिसेस और मोरल ड्यूटी। कॉर्पोरेट फ्रॉड हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाए, कॉर्पोरेट एस्पियोनेज हो जाए, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, लॉयल्टी, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रेड एथिक्स, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, एथिकल बाउंड्रीज। ले ऑफ हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, उसमें क्या है? कंपैशनेट कैपिटलिज्म होना चाहिए। ठीक है, यूटिलिटेरियन वर्सेस ह्यूमन राइट्स, स्टेक होल्डर थ्योरी। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग और फेयर सर्विलेंस। एनवायरमेंट रिलेटेड आर्टिकल 48A, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, क्योंकि इंडस्ट्री कई बार क्या करती है? एनवायरमेंट पोल्यूशन करती है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, डीप इकोलॉजी की बात करो, अर्थ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इकोसेंट्रिज्म। देन साइबर सिक्योरिटी में डेटा इंटीग्रिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, कितना आपको रेगुलेट करना है, कितना रिलीज करना है, प्रोपोर्शनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आईटी एक्ट 2000, एथिकल सर्विलेंस, एनोनिमिटी एथिक्स, डिजिटल कंसेंट, जस्टिस इन एल्गोरिथम। आज पहला यही करेंगे हम, साइबर सिक्योरिटी वाला की स्टडी करेंगे, तो इनमें आपके लगने चाहिए वो सारे ना। सोशल मीडिया एथिक्स, इन दोनों से रिलेटेड होगा वो। रिस्पॉन्सिबल स्पीच, ट्रूथ वर्सेस वायरलिटी, साइबर एथिक्स, फ्रीडम वर्सेस रेगुलेशन, ऑनलाइन एनोनिमिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। अब एनोनिमस का फायदा थोड़ी उठाओगे, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। प्लेटोज एथिक्स ऑफ सेंसरशिप। एआई ऑटोमेशन में क्या होगा एथिक्स में आपका? एआई के उसमें एथिकल एआई हो, फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, बायसनेस ना हो, अकाउंटेबिलिटी इन एल्गोरिथम्स, ह्यूमन इन लूप प्रिंसिपल्स, राइट ऑफ ह्यूमन एजेंसी। मेडिकल एथिक्स में हिपोक्रेटिक ओथ, बायो एथिक्स, इक्विटी इन हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन एथिक्स, रिसोर्स एलोकेशन, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस एंड मेलिफिशियंस। क्लाइमेट रिफ्यूजी में अगर हो रहा है तो क्लाइमेट जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, एथिकल डिस्प्लेसमेंट, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशन। अब एक जो है इंडिविजुअल मोरालिटी की जब बात आती है तो वैल्यूज एट स्टेक कौन सी होंगी? कंसाइंस, आपका मोरल डिलेमा, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस होता है, धर्मा वर्सेस कर्मा। ठीक है, करेज, ट्रूथफुलनेस, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स, ये सब लगा सकते हो। पीयर प्रेशर कई बार होता है तो उस केस में क्या होगा? सेल्फ कंट्रोल, मोरल कंपास, ग्रुप थिंक। ठीक है, एश कंफर्मिटी, एथिकल असर्टिवनेस, ऑथेंटिसिटी। फैमिली वर्सेस ड्यूटी कंफ्लिक्ट में क्या होगा? धर्म, आपको धर्म करना है, डियोंटोलॉजिकल वर्सेस यूटिलिटेरियन एथिक्स, इम्पार्शियलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्टोसिज्म। विसल ब्लोइंग में क्या होगा आपका? ट्रूथ टेलिंग बताएं, पब्लिक इंटरेस्ट को करें, और विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, लॉयल्टी अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति या इंटीग्रिटी मेंटेन करें, करेज ऑफ कन्विक्शन, करेज चाहिए उसके लिए, और एथिकल डिसेंट, ये सारे होंगे इसमें। अब देखते हैं स्पेशल टूल्स कुछ है, एड ऑन्स फॉर द वैल्यू एनरिचमेंट।
जैसे फिलोसफिकल एंकर्स थिंकर्स आप गांधी जी का यूज कर सकते हो, एंड मस्ट जस्टिफाई मीन्स, उनके लिए मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तलिस्मान यूज कर सकते हो फॉर द लास्ट मैन वनरेबल सेक्शन के लिए। कांट के लिए ट्रीट ह्यूमन एज एंड नॉट मीन्स, ह्यूमंस एंड इटसेल्फ। मिल के मैक्सिमाइज वेलफेयर, वेलफेयर को यूटिलिटेरियन की बात करेगा मिल, ठीक है। रॉल्स जस्टिस एज फेयरनेस। तो ये यूज करने हैं आपको, घर जाके एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको। बुद्धा मध्यम मार्ग का मिडिल पाथ, बैलेंस प्रैक्टिकलिटी एंड आइडियलिज्म। नेक्स्ट वैल्यूज इन एक्शन, इंटेग्रिटी, ठीक है, रिफ्यूजल टू मैनिपुलेट डेटा, एम्पैथी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंट, ये सब आएगा। ईक्यू आईक्यू एक्यू अप्रोच लगानी है आपको। ईक्यू आईक्यू क्या कहेगा, लीगल फ्रेमवर्क, फैक्ट बेस्ड रीजनिंग, फैक्ट के बेस पे करो। ईक्यू क्या कहेगा, अंडरस्टैंड पेन एंड ट्रस्ट डेफिसिट कंपैशन, ये सब आएगा। एक्यू एबिलिटी टू एक्ट अंडर प्रेशर एंड एडवर्सिटी। अब आप प्रेशर में हो, उस टाइम कैसे एक्ट कर रहे हो, इन तीनों से आपको करना है आपका। वैल्यू एडेड सॉल्यूशन टूल बॉक्स में आप वो बताया था हमने, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, है ना, वनरेबल सेक्शन को देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल, वो सारे। इसके अलावा भी आप लीगल हो गया, सोशल हो गया, इंस्टीट्यूशनल, थर्ड पार्टी ऑडिट करवाओ, सोशल अकाउंटेबिलिटी टूल। एक और आएगा देखो, सिविल सोसाइटी का, पार्टनरशिप, एनजीओ, सीएसओ, पंचायत। एक आता है जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनसे कंसल्ट करो, ये भी। तो ऐसे सॉल्यूशन लिख के चलो 7-8, ठीक है। पर्सनल लीडिंग बाय खुद एग्जांपल, बीइंग एक्सेसिबल, रोल मॉडलिंग। ऐसे 15-20 अपन कर लेंगे सॉल्यूशन, तो उनमें से कोई ना कोई सेट हो जाता है। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क था जो मैंने आपको कर दिया। अब इसको हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम कितने अप्लाई कर पाते हैं, और कुछ मॉडल आंसर से भी ऐड हो जाएंगे, वो अपने बेसिक नोट्स में ऐड करते चलना। चलो भाई, पहला हम कर रहे हैं केस स्टडी का टेस्ट। केस स्टडी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मोरालिटी। 3-4 केस स्टडी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करो स्टार्ट। 14 मिनट्स मिलेंगे केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। हो गया, अरे देखो, केस स्टडी किसके बारे में थी ये, कि एक पब्लिक सर्वेंट है ना, उसके बच्चे को वैसे भी ट्रोल किया जा रहा है स्कूल पे भी और सोशल मीडिया पे भी। अब वो क्या सोशल मीडिया का यूज करे एज ए पब्लिक सर्वेंट टू काउंटर दैट, है ना, अपने चाइल्ड बच्चे को बचाने के लिए, या और कोई इंस्टीट्यूशन का यूज करना है, ये केस का ओवरव्यू था, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि बेस्ड ऑन द अबव केस स्टडी डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो ये अलग पार्ट हो गया है कि सोशल मीडिया को अगर आप यूज करते हो तो क्या उसमें एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, ये कॉमन है, कहीं पे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया बाय यू बिकॉज यू आर अ सिविल सर्वेंट टू पुट अक्रॉस द फैक्ट्स टू काउंटर द फेक प्रोपोगेंडा अगेंस्ट योर फैमिली, ये बात, ठीक है। अब देखते हैं। The case presents a deeply personal yet professionally challenging ethical situation. ये मैं चाह रहा था आपसे स्टार्टिंग में 2-3 लाइन में आप इंट्रोडक्शन दो। एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अ पेरेंट, दोनों आपने सिचुएशन बताई है, प्रोफेशनल भी है, पर्सनल लेवल पे भी। आई एम कन्फ्रंटेड विद द डायलेमा इन्वॉल्विंग ट्रुथ वर्सेस रिस्ट्रेंट। क्या मैं सच्चाई बता दूं सोसाइटी में, सोशल मीडिया में जाके, या रेस्ट्रेन करूं अपने आप, ये डिलेमा आ रहा था मेन दोस्त को। तो अल्टीमेट कोर यही था, जस्टिस वर्सेस रिस्ट्रेंट एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस पर्सनल इमोशन। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इसलिए आती है क्योंकि ही इज अ सिविल सर्वेंट, तो उसके अलग चलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स। अब देखो, एथिकल डायलेमा इन यूजिंग द सोशल मीडिया, पहले ओवरऑल देखते हैं एथिकल डायलेमा। हाउ टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड मेंटल वेलबींग ऑफ माय चाइल्ड। अब ये भी इन एक्शन में नहीं हो सकता, नहीं तो बच्चे को है, उनको भी डील करना है, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग प्रोफेशनल इम्पार्शलिटी एंड एथिकल कम्युनिकेशन इन पब्लिक। और दूसरा, पब्लिकली आके भी उसको डील नहीं कर सकते सिचुएशन को, बिकॉज नहीं तो लगेगा कि इम्पार्शलिटी इफेक्ट हुई है, ही और शी इज यूजिंग द पब्लिक ऑफिस फॉर द पर्सनल गेन। तो ये एक ब्यूरोक्रेट को मेंटेन करके चलना पड़ता है। whether retaliation through social media align with my role as a civil servant, or if institutional or legal course would have been a more appropriate action। तो एज ए सिविल सर्वेंट क्या सोशल मीडिया पे जाके करना है, या फिर लीगल या फिर अदर जो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स है उनको हमें यूज करना था, ये डायलेमा था इस केस के अंदर, ठीक है। आप स्टेक होल्डर लिख सकते हो, कौन कौन इन्वॉल्व अलग अलग तरीके से। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो आपको याद है जो मैंने फ्रेमवर्क बताया था, पहला पार्ट क्या बताया था उसमें, इंट्रोडक्शन, वो आपने कर लिया। दूसरा पार्ट मैंने क्या बताया था, कंटेक्चुअलाइजेशन, है ना। सेकंड पार्ट ये था, उसके अंदर कंटेक्स्ट बना रहे थे हम पूरा उसका। एंड थर्ड पार्ट इज द एथिकल इश्यूज एंड डायलेमास, वो मैंने आपको बताए। फिर आएगा अल्टीमेट जो फोर्थ पे था, दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन।
अब हम उस पे आगे कोर्स ऑफ एक्शन पे क्या है जो मेन क्वेश्चन का डिमांड है। वायलेशन ऑफ राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी। कैसे? जैसे मान लो जिन बच्चों की उन्होंने वीडियो भी रिलीज, उसने भी रिलीज की ना, तो उनकी भी कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है राइट टू प्राइवेसी, उनका भी। अभी तो प्रूफ नहीं हुआ था, क्या पता उन्होंने नहीं किया हो, है ना, उस पर दे रखा है कि चांसेस है कि उन्होंने किया था उस तरीके से। द कैरिकेचरिंग एंड पब्लिक शेमिंग ऑफ द चाइल्ड वायलेट आर्टिकल 20, और जिस बच्चे की हो रही थी उसके भी आर्टिकल, उसका भी ठीक है, जो पब्लिक शेमिंग हो रही थी उसके साथ भी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है। कांट्स कैटेगोरिकल एम्पे ह्यूमन मस्ट ट्रीटेड एज एंड इन देमसेल्फ नॉट एज द मीन्स फॉर अम्यूजमेंट। ये यहाँ पे अब कांट का ये था, एंड ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड एंड इन दिस। अब जिस केस में वो लग रहा है यहाँ पे अम्यूजमेंट की तरह यूज किया गया है एज अ मीन्स टू अम्यूजमेंट, तो वो लगा दो वहां पे। तो बस ये लास्ट वाली लाइन चेंज हो जाती है केस के बेसिस पे, जब भी आपको लगता है किसी ह्यूमन के साथ गलती हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पे वॉयलेशन ऑफ राइट टू डिग्निटी उस बच्चे की जिसके साथ वीडियो बनाया था उसकी, ठीक है ना, और उसकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है। सेकंड, साइबर बुलिंग एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ये वर्ड यूज करने हैं आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको सोशल मीडिया के अंदर। ये एथिकल इश्यूज है। मॉकिंग एंड नेम कॉलिंग कॉज मेंटल ट्रॉमा टू माइनर, वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी एंड डिजिटल एथिक्स। तो ये वर्ड हो गया एम्पैथी और डिजिटल एथिक्स। स्प्रेड ऑफ फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होना। The viral video containing false information is an example of malicious propaganda violating truthfulness and veracity। उस बच्चे के बारे में, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल्स, हार्म प्रिंसिपल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट नॉट हार्म। मतलब यहाँ पे लोग अपना कह रहे हैं हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम बता सकते हैं, लेकिन उससे किसी को हार्म हो रहा है। तो मैंने कहा था थ्योरिस्ट का भी यूज करना है आपको, ऐसे आपने स्टुअर्ट मिल का हार्म प्रिंसिपल को यूज किया है। मॉब जस्टिस एंड ट्रायल बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने ट्राई कर दिया अपने आप, मॉब जस्टिस हो गया कि इसने अपनी पोजीशन को गलत तरीके से यूज किया है ना, वो मॉब जस्टिस हो गया, या ये बच्चे के बारे में कुछ बोल दिया। इंस्टेंट पब्लिक जजमेंट विदाउट वेरिफिकेशन कॉम्प्रोमाइजेस फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस। रिफ्लेक्ट्स एथिकल इशू ऑफ हर्ड मेंटेलिटी एंड लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। यही तो होता है सोशल मीडिया पे, जो हम देखते हैं फिर जज कर ले जाते हैं सामने वाले को, उसकी गलती होगी। मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है यहाँ पे, मिसयूज किया है। सोशल मीडिया विच शुड बी ए टूल फॉर कनेक्शन, या बताओ उसका क्या था, लर्निंग के लिए बात, मिसयूज टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन एंड इमोशनल वायलेंस। हर एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इमोशनल वायलेंस, डिफॉर्मेशन। दिस रेजिस क्वेश्चन अबाउट द मोरल कंपास ऑफ द यूजर्स एंड लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। तो अगेन आपको ब्रॉड वर्ड देखो, वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी, साइबर बुलिंग और फेक ऑफ स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, मॉब जस्टिस, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ब्रॉड हेडिंग याद रखनी है, अंदर आप लिख लोगे। और क्या इशू है, इतने सारे याद नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं, 3-4 आए तब भी काम चल जाएगा, 5 आए मैंने इसलिए दे दी, अगली बार सोशल मीडिया क्वेश्चन आएगा तुम्हारा आंसर रेडी हो जाएगा, तुम्हारे कीवर्ड रेडी हो जाएंगे। डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्प्रेड करें ना करें। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय शेयरिंग और रिएक्टिंग टू अ कंटेंट, ये भी गलत बात है। और कई जगह पे तो लॉ में भी है कि मान लो ऐसी कोई वीडियो है, आप शेयर भी नहीं कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना है आपको, ऐसे नहीं करना है आप शेयर कर रहे हो उसको। वायलेशन ऑफ नेट, जैसे एटिकेट्स होते हैं तो नेटिकेट्स वर्ड यूज कर सकते हो आप, ठीक है। एंड साइबर एथिक्स, पेरेंटिंग एथिक्स, बैलेंसिंग प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर चाइल्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस रिस्पॉन्सिबल स्पीच, एथिकल टेंशन बिटवीन फ्री स्पीच एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये हमेशा रहता है आपको कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे, विदाउट। प्राइवेसी एंड कंसेंट, द वीडियो अपलोडेड विदाउट आवर कंसेंट वायलेटेड द इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, a fundamental part of human dignity. It also highlights how vulnerable individuals and family become in the age of virality. ठीक है, अब उस बच्चे की क्या गलती, उससे थोड़ी पूछा था, बस उन्होंने कर दिया वायरल, उन्होंने वायरल कर दिया, तो उसकी तो पूरी डिग्निटी होगी खराब। तो ये भी जरूर रखना, प्राइवेसी और कंसेंट जरूरी है वायरल करने से पहले किसी की वीडियो। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस पर्सनल ग्रीवांसेस, ठीक है। एज अ सिविल सर्वेंट आई कैरी द बर्डन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड मॉरल लीडरशिप, reacting impulsively in a personal capacity may reflect conflict of roles and risk of loss of public trust। पब्लिक को यही लगेगा he is influencing the office by his position, वो एकदम से impulsively नहीं कर सकते उस पर रिएक्ट सोशल मीडिया पे। अब एथिकल एनालिसिस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया टू काउंटर फेक प्रोपेगेंडा, ये सेकंड पार्ट था। डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, यहाँ पे ऐसे वर्ड लिखने आपको, उसने सोशल मीडिया यूज किया उन्होंने, तो आपने भी वो कर दिया, फिर आप में उनमें फर्क क्या हुआ, ठीक है। मार्टिन लूथर का की कोट है, लाइट कैन डू इट, तो आपको उस तरीके करना था, लाइट आगे समझ में। तो कभी भी ऐसा देख टिट फॉर टैट नहीं करना है, उसने ऐसे किया तो आपने वैसे, फिर फर्क क्या रहेगा। तो ये कोट काफी जगह यूज होगी, लाइट डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू। तो इससे वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका आगे टोन क्या होने वाली है आंसर की।
तो देखो पहला क्या था आपका, अगर ठीक है, क्वेश्चन में एथिकल एंड सोशल मीडिया यूजिंग, हाँ अगर आप सोशल मीडिया को यूज करते हो तो क्या फायदे होंगे उसके ना। तो फायदे क्या होंगे, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रूथफुलनेस, कि आपने साफ साफ बता दिया और सच्चाई सामने आ गई, इसमें आपने कहा कि भाई मेरे बच्चे की गलती नहीं थी, हमारे की इन्होंने पहले किया, तो सामने तो आ गई बात, तो वो फायदा होगा उस चीज का। अब उसमें वैल्यू कौन सी, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी, वो आपने मेंटेन की। ये जरूरी है कि आप साथ साथ वैल्यू बताते चलो कि कौन कौन सी वैल्यू आपने मेंटेन की इस ऑप्शन के थ्रू। अपहोल्ड्स वेरासिटी ट्रूथ टेलिंग बाय क्लैरिफाइंग फैक्ट्स, आपने सोशल मीडिया पे आके बता दिया क्लियरली ये फैक्ट्स है भाई, देख लो हमारी गलती नहीं है, जिसकी भी गलती है फैक्ट्स बता दिया आपने। गीता निष्काम, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ पर्सनल एंड फैमिली डिग्निटी, और आपके लोगों ने देख लिया तो आपकी पर्सनल और फैमिली डिग्निटी मेंटेन, ये इसके फायदे हो गए। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, आपका सेल्फ डिफेंस का राइट भी है, अगर किसी ने आपकी तरफ किया है तो आप भी उसको कर सकते हो, ये भी ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस अगेंस्ट साइबर बुलिंग, ठीक है। यूटिलिटेरियन अप्रोच, जब आपने उनको बताया तो लोगों को भी अवेयरनेस होती है कि देखो ऐसे साइबर बुलिंग हो सकती है, तो आपके थ्रू आपने अवेयरनेस किया लोगों को। एक्सरसाइजिंग डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने वो भी किया, ठीक है, कि जो डेमोन्स्ट्रेट एथिकल लीडरशिप इन नेविगेटिंग सोशल मीडिया चैलेंज रिस्पॉन्सिबिली। सिविक एजुकेशन सेट एन एग्जाम्पल फॉर एथिकल बिहेवियर इन द डिजिटल सोसाइटी। पर इसके नेगेटिव देखो क्या होंगे। रिस्क ऑफ एस्केलेशन, अगली बार फिर कोई काउंटर वीडियो आएगी और बच्चे को ट्रॉमा हो सकता है आगे, ठीक है ना, तो काम आगे एस्केलेट हो सकता है। कुड एग्रीवेट हॉस्टिलिटी लीडिंग टू फर्दर ऑनलाइन हरासमेंट, कॉन्सिक्वेंशियल कंसर्न। परसीव्ड मिसयूज ऑफ पोजीशन, लोगों को ये लगेगा कि हम सोशल मीडिया पे आ गए, ये इन्वॉल्व हो गए इसमें, तो अभी अपनी पोजीशन का मिसयूज करके बाकी बच्चों को भी परेशान कर सकते हो, इसलिए वर्ड की यूज क्या है, परसीव्ड मिसयूज ऑफ पोजीशन। may be interpreted as using official status for the personal matter, conflict of interest हो सकते हैं। Professional credibility at stake, value of objectivity, as a public servant personal intervention on social media risk being perceived as lack of restraint or emotional bias undermining the institutional narrative। उनको लगेगा बच्चे के प्यार में आके इसने कर दिया, अब ये ऑब्जेक्टिविटी उस केस में नहीं आएगी, कहीं ना कहीं पर्सनल बायसनेस आएगी, ये परसीव होगा लोगों को, तो वो परसीव भी नहीं होने देना है, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होने के चांस है यहाँ पे, मतलब इट में ऐसे परसीव होगा। वॉयलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, पब्लिसाइजिंग डिटेल्स में फर्दर एक्सपोज द चाइल्ड, वॉयलेटिंग बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड प्रिंसिपल अंडर यूएनएचसीआरसी, जो बाकी बच्चों की डिटेल पब्लिश की थी उनके भी वो है। पब्लिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ, देखो एक हमने इंटरनेशनल लॉ भी यूएनसीआरसी वाला भी ले लिया, तो ऐसे आपको देखने अलग लेवल पे। पब्लिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, वैल्यू क्या होंगी, प्रूडेंस, नॉन मेलिफेंस, रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ माइनर्स इवन इनडायरेक्टली, वही जो इनकी वीडियो रिलीज हुई थी, वुड बी सीन एज डिसप्रपोर्शनेट एंड एथिकली अनसाउंड। तो ये एक डिसप्रपोर्शनेट मेजर लगा कि आपने उनका भी वीडियो बना दिया और डाल दिया। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल, क्योंकि चिल्ड्रन तो वो भी है, दे आर वनरेबल, तो उनको प्रोटेक्ट करने वाला प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हुआ है। देखो मैंने बोला ना डिसप्रपोर्शनेट यूज हुआ है, तो हमने उसमें सोशल मीडिया वाले में एक वर्ड डाल था प्रोपोर्शनलिटी, उतना ही करना है जितना रिक्वायर्ड होगा। ऐसे ही वार के अंदर भी आता है प्रोपोर्शनल एक्शन होना चाहिए, एथिकल वॉर का। इमोशनल एंड सोशल फॉलआउट, मॉडरेशन, द पब्लिक नेचर ऑफ रिप्लाई माइट इंटेंसिफाई द सोशल डिवाइड एंड सब्जेक्ट माई सन एंड अदर टू फर्दर स्क्रूटनी एंड ट्रॉमा। अब वो हो गया डिवाइड, कुछ लोग फेवर करेंगे, कुछ वो करेंगे, कुछ इधर से क्वेश्चन आएंगे, फर्दर स्क्रूटनी होगी और ट्रॉमा बढ़ेगा, तो बात कहीं ना कहीं एस्केलेट होगी। बात लग तो रहा है शांति यहाँ की फैमिली का रिस्पेक्ट बता, लेकिन बात कहीं ना कहीं एस्केलेट होगी इससे। रेपुटेशन ऑफ प्रिपरेटर्स, पब्लिकली नेमिंग माइनर्स में वायलेट देयर राइट टू रिफॉर्म एंड कॉज अनइंटेंडेड हार्म। अब जिसका नाम बाकी बच्चों के पब्लिक में आ गया तो उनको रिफॉर्म तो नहीं किया हमने, अब उनकी भी नेमिंग शेमिंग हो रही है, आप क्यों कर रहे, कोई ना कोई तुमको भी क्वेश्चन करेगा, तो ये वाला प्रिंसिपल राइट टू रिफॉर्म वाला वो हमने नहीं किया, यानी कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस पे नहीं गए हम। अब करना क्या चाहिए था इसमें, एथिकल एंड सिस्टमेटिक वेज टू डील सिचुएशन, इंगेज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये मेन था, ठीक है ना। वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जो अपहोल्ड होगी, मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और ऑब्जेक्टिविटी एलो। रिपोर्ट द मैटर टू द स्कूल डिसिप्लिनरी कमिटी एंड चाइल्ड काउंसलर। इन्फॉर्म साइबर क्राइम सेल्स इफ डिजिटल अब्यूज परसिस्ट, अगर लगातार रहती है तो। अवॉइड पर्सनल कन्फ्रंटेशन टू मेंटेन न्यूट्रलिटी एंड प्रोफेशनल प्रोप्राइटी, तो आपको पर्सनल कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, आपको इंस्टीट्यूशन का यूज करके करना। काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, वैल्यू क्या यहाँ पे आपने कंपैशन शो किया, केयर एथिक्स शो किया। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द विक्टिम, ठीक है। एनकरेज पीयर मीडिएशन एंड प्रमोट रिस्टोरेटिव जस्टिस अप्रोच ओवर द प्यूनिटिव, तो वही हुआ यहाँ पे हमें, ठीक है। रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करनी थी, रेस्टोरेटिव जस्टिस की बात करनी, प्यूनिटिव की नहीं करनी थी।
प्रमोट डिजिटल एथिक्स एजुकेशन इन स्कूल, ये लॉन्ग टर्म हो गया, अवेयरनेस फैलाओ, रेस्पॉन्सिबिलिटी सम, कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, टेम्परेंस शो करता है, डिस्क्रिशन शो करता है कि आपका लीड बाय एग्जांपल, एज अ पब्लिक सर्वेंट अपहोल्ड, काम रहना चाहिए था, इंपल्सिव डिसीजन नहीं होना चाहिए था, रीजन बिहेवियर होना चाहिए था, लेट इंस्टीट्यूशन रिजॉल्व द इशू बाय रीइंफोर्सिंग ट्रस्ट इन द ड्यू प्रोसेस। तो आपने सोशल मीडिया पे आके क्या शो कर दिया कि आप भी उसमें बिलीव करते हैं सोशल मीडिया जस्टिस में, यानी कि आपको इंस्टीट्यूशन में विश्वास नहीं है, तो ये आपको ट्रस्ट शो करना था आपको, ठीक है, रीइंफोर्सिंग द ट्रस्ट इन द ड्यू प्रोसेस के ऊपर। शेयर लेसन्स फ्रॉम द इंसिडेंट इन द पॉलिसी फोरम्स टू पुश द फॉर द बेटर चाइल्ड साइबर प्रोटेक्शन, ये लॉन्ग टर्म हो गया, जहां पे भी आप पॉलिसी फॉर्म्स में जाते हो तो वहां पे आप सजेशन दो ये साइबर के लिए, ताकि साइबर बुलिंग ना हो चिल्ड्रन की। तो क्योंकि आपके पोजीशन वैसी, उसी हिसाब से आपने सोल्यूशन ये सजेस्ट किया है। कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर्स, ठीक है, वैल्यूज में पार्टिसिपेटरी, मैंने ये बोला था जितने भी स्टेक होल्डर है उनका भी एक सोल्यूशन दिया करो, उनके साथ कोलैबोरेट करो, स्कूल यहाँ पे हो गया है ना, पेरेंट्स हो गए, डिफरेंट चिल्ड्रंस हो गए, इन सबको करना है, एनजीओ को ले आओ, encourage school, parents, civil society and technological tech platforms to collaborate in creating safe digital ecosystem। अल्टीमेट क्या पर्पस था, कोर इशू क्या था कि डिजिटल इकोसिस्टम सेफ हो चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। और दूसरा जो चाइल्ड का रिफॉर्म, तो भाई चाइल्ड रिफॉर्म भी एजुकेशन, पहले बच्चे बुली कर रहे थे उसको, तो चाइल्ड जो बच्चे थे उनके रिफॉर्म यानी कि वैल्यू एजुकेशन और सेफ डिजिटल स्पेस, उसको आपने एड्रेस किया है। दिस केस फिर कंक्लूड करना है, रिफ्लेक्ट्स द टाइट रोप मॉडर्न सिविल सर्वेंट्स वॉक, बैलेंसिंग पर्सनल एंग्विश विद द पब्लिक डेकोरम। तो आपको ये भी ध्यान, पब्लिक डेकोरम भी मेंटेन कर रखना है। इट अर्जेस सोसाइटी टू डेवलप डिजिटल सिविलिटी, एंश्योर चाइल्ड सेफ्टी, रिइंफोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये ठीक है, कुछ भी काम हो इंस्टीट्यूशनल तरीके से करना है। अगर स्कूल में बच्चे गलत कर रहे हैं तो वो भी स्कूल कमेटी होगी, वो करेगी, डिसिप्लिनरी कमेटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे, reinforce the importance of institutional mechanism over social media populism, ये नहीं होना चाहिए। True ethical leadership lies just not just in responding to injustice but in responding with compassion, proportionality and foresight। ये कंक्लूजन अगर इतना भी लिख दोगे कि हमेशा लीडरशिप में ये नहीं है कि आगे बढ़ के करना है, द ट्रू लीडरशिप, एथिकल लीडरशिप। अब अगेन देखो, ट्रू लीडरशिप नहीं ना, ट्रू एथिकल वर्ड करना है। ट्रू एथिकल लीडरशिप लाइज नॉट जस्ट इन रिस्पॉन्डिंग टू इनजस्टिस, कि हम रिस्पॉन्ड करना है, पर रिस्पॉन्ड भी तरीके से करना है, बट रिस्पॉन्डिंग विद कंपैशन, प्रोपोर्शनलिटी कितना करना है, और फोरसाइट आगे के लिए सोच के उसका कैसे होगा। ये आपको लाइन परमानेंट होगी जो आप यूज कर सकते हो केस स्टडी, ठीक है। चलो, हाँ भैया आकृति, हो रहा है फायदा कुछ? कोई नहीं, अभी भी करेंगे, अब तरीका यही फॉलो करें, कुछ और चेंज आते हो आप, ठीक है। करो फिर इसको, उसमें कीवर्ड्स आ जाएंगे, मार्क कर लेना, और जो मैं बता रहा हूँ उनको कर लो, ठीक है। सेकंड करते हैं, माइनिंग का है, करो उसको। 14 मिनट्स। अब इस केस में क्या था, एक रिपोर्टर है ना, उसको पता चल गया इलीगल माइनिंग चल रही है। अब ऑफिस, मतलब जो सीनियर हिरार्की वहां से प्रेशर आ रहा है, इसको सप्रेस करो, और आपको एज अ, मतलब फ्री जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट आपको वो पब्लिश करनी है। ये इशू था, देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है, क्या कीवर्ड लिख सकते हैं हम, है ना। व्हाट आर द, इसमें सब बहुत क्लियरली दे रखा है क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है हर एक ऑप्शन को, एथिकल डायलेमा क्या फेस है। जब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हमें ज्यादा इम्प्लिसिट डिमांड में फोकस नहीं करना, इन पे ही काम करेंगे तो भी हमारा आंसर बन जाएगा। बस ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दो केस को स्टार्टिंग में, फिर हर एक पार्ट को एड्रेस कर लो। 4 4 नंबर के होंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट एक्शन जो लेना चाहिए अशोक को, अशोक जर्नलिस्ट का नाम है उसका। इन द अबाउ सिनेरियो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, लास्ट वाले की, जो ऐसे माइनिंग एरियाज होते हैं वहां पे पुलिस को क्या ट्रेनिंग देनी है। तो अगेन आप ब्रीफली बताओगे क्या डिलेमा है, ड्यूटी है ना वर्सेस इमोशनल वल्नरेबिलिटी, ये सारा आप देख लेना साहब। ऑप्शन क्या अवेलेबल है, जो उनके सीनियर का सीएमडी का ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर ले और स्टोरी को सप्रेस कर दे ताकि इसको अपना पर्सनल गेन हो जाए, वो सब ठीक है। रिफ्यूज कर दे बिल्कुल ऑफर को और पब्लिश कर दे स्टोरी थ्रू हिज चैनल, जो भी उसका चैनल, मतलब कि कंपनी के चैनल, वहां से पब्लिश कर दिया। दोनों एक्सट्रीम हो गए, यही बोला था हमने। अब मिडल वाले देख लो, अलग अलग तरीके के हैं। यूज अल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई और हो गया, प्रिंट, ऑनलाइन, सोशल मीडिया टू एक्सपोज। अप्रोप्रिएट लॉ एनफोर्समेंट या जुडिशरी के पास जाओ, एविडेंस के साथ विसल ब्लो करो वहां पे जाके, क्योंकि विसल ब्लोइंग का काफी यूज होगा आपके एथिक्स में। सीक कंसल्ट फ्रॉम द जर्नलिस्ट एथिकल बॉडी, जो और ऑलरेडी क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उनका यूज करो।
क्विट द ऑर्गेनाइजेशन एंड परस्यू इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। ये 5 ऑप्शन बन के आ रहे हैं। अब हर एक का अगर सीएमडी का ऑफर मांगता है तो क्या फायदा होगा? फाइनेंशियल रिलीफ फॉर सन ट्रीटमेंट, कंपैशनेट कंसिडरेशन, ये वैल्यू है इसमें, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी रहेगी, करियर एडवांसमेंट, पर्सनल वेलफेयर, ये फायदा हो गया उसको। लेकिन उसके नुकसान क्या है? वायलेट्स इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, प्रोफेशनल एथिक्स, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज प्रोबिटी और मॉरल करेज पे, ठीक है। एनकरेज सिस्टमेटिक करप्शन इंक्लूड, ठीक है। एंड वायलेट्स डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का, ड्यूटी मस्ट नॉट बी कंप्राइज फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। ये ऐसे याद रखना है आपको वर्ड, कि ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। सेट्स पुअर प्रेसिडेंट फॉर द जर्नलिस्टिक इंडिपेंडेंस। जर्नलिस्ट जो उनकी इंडिपेंडेंस के लिए पुअर प्रेसिडेंट सेट करेगा। अगर उसका ऑफर रिफ्यूज कर देते हैं और स्टोरी को पब्लिश करते हैं तो फायदा क्या होगा? अपहोल्ड जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी, वो ठीक रहे। फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी ठीक है। वर्च्यू एथिक्स भी सब एनहांस हो जाएगा। नुकसान क्या रहेगा? जॉब लॉस हो सकती है ना। पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। नो गारंटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये सब। अब देखो, यूज अल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म अगर करते हैं तो एंश्योर ट्रूथ डिसेमिनेशन वाइल बाईपासिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंट। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो कॉन्स्टेंट थे, लेकिन किसी और सोशल मीडिया से अगर पब्लिश करते हो तो उस मार्केट में आ जाएगी। प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड पब्लिक इंटरेस्ट, लेवरेज डेमोक्रेटिक टूल्स ऑफ न्यू मीडिया जैसे ट्विटर, यूट्यूब आपने यूज किया। लेकिन नुकसान क्या है? पोटेंशियल लीगल कॉन्सिक्वेंस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके दूसरे के पास जा रहे हो तो वहां पे आपको लीगली लाइबल रख सकते हैं। साइबर थ्रेट, ट्रोलिंग, पर्सनल डिफॉर्मेशन हो सकती है अगर आपने सोशल मीडिया का यूज किया तो। लिमिटेड रीच कंपेयर टू द मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका इतना फर्क ना पड़े, है ना। ऑप्शन 4 क्या है? अप्रोच लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशरी, विसल ब्लो करके आप वहां जाओ। यूटिलाइज, उसमें आपने फायदा क्या? यूटिलाइज लीगल इंस्टीट्यूशन फॉर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्टेड अंडर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। रोल की थ्योरी जस्टिस क्या था? करेक्ट इंस्टीट्यूशनल रॉन्ग, जो भी इंस्टीट्यूशनल रॉन्ग है उसको आप करेक्ट कर रहे हो। अब इसके डीमेरिट क्या? उसमें टाइम लग सकता है, ब्यूरोक्रेटिक डिले हो सकती है, ठीक है। थ्रेट टू पर्सनल सेफ्टी एंड फैमिली, मे नॉट लीड टू इमीडिएट जस्टिस, में टाइम लग सकता है, मतलब ये दिक्कत थी इसमें। ऑप्शन 5 क्या है? सीक कंसल्ट फ्रॉम द एथिकल जर्नलिज्म बॉडीज। यहाँ पे क्या रहेगा? एथिकल गाइडेंस एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल जाएगा आपको। प्रेस काउंसिल मे प्रोवाइड लीगल एंड मॉरल बैकिंग, लेकिन लिमिटेशन क्या है इसके? लिमिटेड एनफोर्समेंट हो, उनके खुद के पास इतने पावर ना हो, रिसोर्स ना हो, तो दिक्कत है। स्लो एंड टीडियस प्रोसेस। क्विट एंड परस्यू इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, तो क्या होगा? ड्यूटी से भागे। अपहोल्ड कंप्लीट प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, अलाउ इन अनहिंडर्ड एक्सपोजर ऑफ ट्रूथ, ये सब पॉजिटिव रहेंगे इसके। इनर कन्विक्शन गाइड एक्सटर्नल एक्शन। लेकिन डीमेरिट क्या है? फाइनेंशियल, अपना स्टार्ट करोगे, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी। डिफिकल्टी इन बिल्डिंग इनिशियल रीच एंड लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन। अब डिलेमा, ये क्वेश्चन अलग से पूछा, क्या डिलेमा फेस कर रहे थे वो? ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी। ट्रूथ क्या था? बताना सच्चाई। लॉयल्टी क्या था? इंस्टीट्यूशन के प्रति, ठीक है। लॉयल्टी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर एंड ट्रूथ वर्सेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। पर्सनल वेलफेयर वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, सन का ट्रीटमेंट या ड्यूटी टू इन्फॉर्म पब्लिक। ये ऐसी टेबल आप अगर जब पूछा नहीं गया तब भी बना सकते हो, क्या डिलेमा है और क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है। प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर, इसमें इंटीग्रिटी वर्सेस सब्सर्वेंस, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखें या सप्रेस कर दे उसको। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी वर्सेस लॉन्ग टर्म मॉरल स्टैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी शॉर्ट टर्म के लिए वर्सेस लाइफ लॉन्ग एथिकल रिग्रेट रहेगा आपको। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉय बिजनेस इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट विद द जर्नलिस्ट ड्यूटी। मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन अशोक क्या ले सकते थे? अशोक रिकमेंड ऑप्शन, जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 एंड 4, तो क्या करेंगे? अशोक शुड अडॉप्ट बैलेंस्ड एथिकल अप्रोच, प्रिजर्व द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इंटीग्रिटी, ठीक है। अप्रोच लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशरी फॉर एक्शन एंश्योरिंग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, साइमल्टेनियसली रिलीज द फैक्ट थ्रू अल्टरनेटिव इंडिपेंडेंट मीडिया। तो आपने 3 और 4 का मिक्स किया। जुडिशरी और जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास गए, आपने उसको इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा, उस डॉक्यूमेंट्स को उनको बताया, वो अपना काम करेंगे और साथ साथ रिलीज भी कर दी अल्टरनेटिव मीडिया में। ये एक तरीका था। कई बार आप 2-3 ऑप्शन को मिक्स करके भी, हमने क्या बोला था, मल्टी स्टेक होल्डर या मल्टी डायमेंशन से आप ऑप्शन दे सकते हो आंसर में। Why this option? It upholds truth, justice, courage, probity, avoids retaliation with employer's domain while ensuring public exposure. तो ये एक बैलेंस किया है इनने। Reflect Gandhi's सर्वोदय welfare vow and utilitarian principle maximizing good for society. Fulfill constitutional duty under Article 51 AS, developing scientific temper and spirit of inquiry. To mitigate, और अब देखो आपने एक डिसीजन ले लिया जहाँ पे आपने जुडिशरी या इंस्टीट्यूशन को बताया और रिलीज कर दिया, अब उसको और स्ट्रेंथन करो। उसमें आप सिविल सोसाइटी को, जो आपकी प्रेस काउंसिल हो, जो आपकी मीडिया की सोसाइटी, उसको इन्वॉल्व करो ताकि आप थोड़ा एक सेफ हैंड रहे।
ये एक तरीका है कि टू मिटिगेट द रिस्क ही कैन इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, आरटीआई एक्टिविस्ट, वो भी अपने लेवल पे लगे रहेंगे, एंड लीगल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर विसल ब्लोवर्स। तो जो एग्जिस्टिंग है उनको भी इन्वॉल्व कर लो ताकि आपकी प्रोटेक्शन और बढ़े। अब फिर आप कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे राना अयूब एक जर्नलिस्ट थे, पब्लिश सप्रेस रिपोर्ट थ्रू बुक्स या फिर इंडिपेंडेंट कॉलम्स व्हेन मेन स्ट्रीम चैनल बैक्ड ऑफ। जब मेन स्ट्रीम लोगों ने मना कर दिया तो उन्होंने बुक्स लिख दी, जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कॉलम लिखने स्टार्ट कर दिए। Grishkant IAS used whistleblower protection to expose mining scams while ensuring institutional action। तो उन्होंने whistleblower एक्ट का यूज किया। सजेस्टेड ट्रेनिंग फॉर द पुलिस ऑफिसर, उस उनको क्या करोगे आप, एथिकल और मॉरल ट्रेनिंग, लीगल एंड प्रोसीजरल ट्रेनिंग, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड निगोशिएशन, लीडरशिप एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप सैटेलाइट मैपिंग करो, जियो फेंसिंग करो टू मॉनिटर द माइनिंग एरिया, कहाँ पे हो रहा है। और इसका एक राजस्थान का एग्जांपल दे सकते हो, राजस्थान क्रैकडाउन ऑन इलीगल माइनिंग यूजिंग ड्रोन सर्विलेंस इन 2024। तो कहीं ना कहीं आपने जो सजेशन दी है उसमें आप ये भी दिखा रहे हो सर ये प्रैक्टिकल भी है कि ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हमारा एक पॉइंट ऊपर क्या था जो मैंने अप्रोच डिस्कस की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिकेबिलिटी, वो भी ध्यान रखना है आपको। फिर लास्ट में कंक्लूड, अशोक बेस्ट कोर्स इज नॉट रेकलेस हीरोइज्म, ये इंपॉर्टेंट है। देखो वहां भी हमने एक चीज सीखी थी क्या, कि लीडरशिप दिखानी है, पर कैसे, एथिकल लीडरशिप, और उसके कुछ पैरामीटर थे कि आगे आप फोरसाइट भी हो आपकी लीडरशिप है ना। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको एक्शन लेना है पर रेकलेस हीरोइज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेकलेसनेस और कवर्डाइज के बीच में एरिस्टोटल क्या कहता है, करेज, करेजियस होना है, रेकलेस नहीं होना। Ashok's best course of action is not reckless heroism but strategic ethical action, a path that preserve the truth, सच्चाई भी जाई गई वहां पे सबके पब्लिक में, protects his professional integrity, ensure the safety of his family, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, by leveraging both institutional mechanism and civil society channel, दोनों ही करके he can uphold the ideals of journalism and be an agent of systematic reform without becoming a martyr, ये याद रखना, ठीक है। मतलब ये भी एक ऐसे कि अगेन जो सीरीज में देख रहा हूँ बाजीराव, उसमें ये कहता है कि युद्ध मतलब कि जान दे के नहीं जीता जाता, जिंदा रह के जीता जाता है। ये यहाँ पे भी है, अगर आपको रिफॉर्म भी करना है तो उसके लिए मरना जरूरी नहीं है, जिंदा रहना जरूरी है, ठीक है ना। तो मार्टर नहीं बनना है वहां पे, अप्रोच ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे, थर्ड तो कोविड का था तो कोई नहीं, फोर्थ करेंगे हम। करो फोर्थ। इस केस में क्या था, एक वाइस प्रिंसिपल है, उनका प्रमोशन होने वाला है ना। फिर एक चीटिंग का केस आता है, तो हायर अथॉरिटीज कहती है इसको सप्रेस करो बिकॉज जो स्टूडेंट है वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं भाई, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो आपके पास डिलेमा है, आप निगोशिएट करवा के उनको बचा रहे हो या फिर आप ट्रुथ को सामने लेके आ रहे हो। टू स्टूडेंट्स आर कोड, ये सब अगेन समझिए ना कैसे आपको ब्रीफ करना है, क्या उसमें इश्यूज इन्वॉल्व है। द गिवन केस प्रेजेंट एन intense ethical conflict with integrity, fairness, impartiality, professional ethics, courage of conviction, courage भी होना चाहिए, conflict of interest, probability and accountability are at being tested। फिर स्टेक होल्डर्स आपने बता दिए, एथिकल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर, है ना, इंटीग्रिटी रखे या सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रखे, इम्पार्शलिटी रखे या फिर फेवरेटिज्म करे, फेवर करे उनको, रूल ऑफ लॉ को करें या मैनेजमेंट के प्रेशर में आ जाए, प्रोफेशनल एथिक्स करें या फिर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लॉयल्टी दिखाएं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उनको अपना फायदा भी हो सकता है, पर्सनल केयर करियर बेनिफिट्स आर लिंक टू द कॉम्प्रोमाइजिंग एथिकल ड्यूटीज, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एंड ट्रांसपेरेंसी वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इमेज मैनेजमेंट। कि ट्रांसपेरेंसी रखें तो उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, या फिर इंस्टीट्यूशन की इमेज बचा के रखें अपनी। जस्टिस फॉर ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, उनके लिए तो दिक्कत है जो ऑनेस्ट रहे, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ रॉन्ग डूअर्स, फेलियर टू एक्ट वुड इनजस्टिस टू अदर स्टूडेंट हु फॉलो द रूल्स। तो जब भी आप ऐसे रूल्स के वॉयलेटर्स को बचाते हो तो उनके लिए भी आप इनजस्टिस करते हो जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी एक इशू डालना है। पब्लिक ट्रस्ट वर्सेस इंस्टीट्यूशनल डीके, एंड मॉरल करेज वर्सेस फियर ऑफ रिटेलिएशन। अब ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, सप्रेस कर दो इंसिडेंट को एज पर द मैनेजमेंट, जैसे कहा उन्होंने, फिर इसके पॉजिटिव नेगेटिव आपने लिख लिए होंगे, रिपोर्ट करो मैटर को ट्रूथफुली टू द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, सच्चाई से जो ट्रांसपेरेंटली आपने बता दिया उनको, फिर उसके कुछ फायदे नुकसान देख लेना, मेरिट डिमेरिट। अटेम्प्ट मीडिएशन और कॉम्प्रोमाइज, कि आपने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, मीडिएशन करवा दिया। देन रिजाइन और एग्जिट, आप खुद छोड़ के चले गए सिचुएशन को, ये चार ऑप्शन आ रहे हैं।
अब हमें ये डिस्कस करेंगे हमें करना क्या चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, रिपोर्ट द मैटर ट्रूथफुली टू द यूनिवर्सिटी एंड अथॉरिटीज। अब इसके जस्टिफिकेशन दोगे आप क्यों ऐसा करोगे आप। बिकॉज इन एकेडमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन इम्पार्शियलिटी इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट गाइड एक्शन। ये वैल्यूज है जो आपकी गाइड करेंगी। दूसरा, आप खुद समझो कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसे, आप ब्रॉड सोचा करो हमेशा कि आज वहां पे बच्चे चीटिंग से पास हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जाती है वहां पे हो जाता है काम, चीटिंग से पास हो जाते हैं। लेकिन दूसरा अगर मैसेज ये जाता है कि नहीं भाई वहां पे चीटिंग नहीं होती है, वो पकड़ लेते हैं, कोई भी हो, इन्फ्लुएंशियल हो कोई भी हो, तो वो एक लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन की इमेज बिल्ड होती है। तो इस तरीके से आपको आंसर को सोचना है कि आप इंस्टीट्यूशन के फायदे के लिए, बच्चों के फायदे के लिए एक्शन ले रहे हो, इसलिए जस्टिफाइड है। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी ये बढ़ाना था। एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस आता है उस स्टूडेंट के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर, प्रोसेस के अंदर, ये सब वर्ड है। पब्लिक का ट्रस्ट, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनता है, आर मोर इंपॉर्टेंट देन द शॉर्ट टर्म पर्सनल बेनिफिट्स। हमेशा एथिक्स में अपने शॉर्ट टर्म पर्सनल बेनिफिट को नीचे रख के बाकी जो लार्जर गुड है उसको प्रमोट करना है आपको। गांधीयन फिलोसफी ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद एविल, एविल के साथ तो नॉन कोऑपरेट, ठीक है। डिमांड्स रिफ्यूजल टू एंडोर्स और कवर अप रॉन्ग डूइंग। एरिस्टोटल गोल्डन मीन सजेस्ट करेज बिटवीन कवर्डाइज एंड रेकलेसनेस। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ लाइन इन द अधेरेंस टू रूल्स नॉट पर्सनैलिटीज। तो आपको इंस्टीट्यूशन को करना है, नॉट पर्सनैलिटीज। रिसेंट एग्जांपल ऐसी हुआ था इन 2023, तो ये एक आपने नया चीज सीखा, आप रिसेंट को बता सकते हो कि देखो ऐसा हुआ था इस केस में, तो उसमें ये एक्शन लिया गया था, तो ये आप यूज कर सकते हो अपने, ठीक है। अब ये मैंने ऐड किया है बाद में, और एक्स्ट्रा मेरे को लग रहा है ऐसी चीजें आपको ऐड करनी चाहिए, सीखना चाहिए आपको। उसका कोई ब्रॉड एक फिलोसफिकल एंगल दो। नेल्सन मंडेला, जब मैं लिखता था मेंस तो मैंने याद की थी कोट, एक रविंद्रनाथ वाली, फ्रीडम वाली है ना, जहाँ पे लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ माइंड रहे, उस तरीके वो याद कर लेना, रविंद्रनाथ की पोएम है फ्रीडम के ऊपर। दूसरा नेल्सन मंडेला का एक बहुत अच्छी कोट है ये, इसमें कह रहा है अगर आपको किसी देश को डिस्ट्रॉय करना है तो आप उस पर वॉर मत करो, उसके एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर वहां पे एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी होगा, जहाँ पे चीटिंग हो रही होगी एग्जाम के अंदर, ये साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, ऐसे डॉक्टर प्रोड्यूस होंगे जिनके हाथों से मरीज मर जाएंगे, ऐसे घर बनेंगे, ऐसे आर्किटेक्ट प्रोड्यूस होंगे जिनके हाथों से घर तबाह हो जाएंगे, मतलब घर पूरा खराब, या इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हो जाएगा। ऐसे जजेस बनेंगे जो इनजस्टिस करेंगे, समझ रहे बात को, तो वो हर एक प्रोफेशनल सारा खराब हो जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहे थे, मैंने छोटा सा उनका एक वो लिया है बस, बाकी पूरा आप ये कोट पढ़ लेना और यूज कर लेना इसको। Collapsing any nation does not require the use of atomic bombs or the use of long range missile, but it requires lowering the quality of education and allowing cheating in the exam, ठीक है, बाय द स्टूडेंट। ये नेल्सन, फिर इसके कॉन्जुगेशन उन्होंने बताए थे, ऐसे कॉन्जुगेशन होंगे, तो ये नेल्सन मंडेला कहते हैं। तो आपको ओवरऑल सोसाइटी का, नेशन के हित, मतलब कि उसमें हित में आपको ये काम करना है, कि उसको ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करना है एडमिनिस्ट्रेशन को। Ethical leadership requires standing firm on principles even in the face of personal adversity. Upholding truth, fairness, courage, and public trust defines true professional character. ठीक है, एक और करते हैं लास्ट केस स्टडी, आपसे रिलेटेड है वो, जैसे आप ये करना। अभी तक तो हम सिविल सर्वेंट और दूसरे का रोल कर रहे थे, अब आप तुम खुद अपना रोल करोगे इसमें। चलो, एस्पिरेंट की कहानी। You are aspiring to become an IAS officer and you have cleared various stages and now you have been selected for the personal interview, ठीक है। On the day of the interview, on the way to the venue, you saw an accident where a mother and a child who happened to be your relatives were badly injured. They needed immediate help. What would you have done in such a situation? Justify your actions. Start. 14 minutes. इश्यू को क्या कर सकते हैं, वहां जाके बता दें। इसमें जो मेन इशू था ना, मतलब जो समझने वाली बात ये थी कि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, बाकी सब तो बाद की बातें हैं, नौकरी वोकरी ड्यूटी व्यूटी सब बाद ही आता है, आईएएस बनना बनना इसमें ये डिलेमा आएगा कि आईएएस बन के हम सोल्व करेंगे, लार्जर इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, वो सब सेकंड है ना। लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट है ना, बाकी सब आपकी पोजीशन हो जाए सब सेकंड है वो। As an aspiring IAS officer, I believe that public service begins even before one holds the office. ऐसी बात है आपको लिखनी है। Upon witnessing
an accident involving my relatives on the way to the UPSC interview, my immediate priority would be to ensure emergency medical care for the injured. The situation tests my ethical values of compassion, emotional intelligence, moral courage, empathy, public service orientation, conflict of duties, and situation judgment. Again, एक और ऐसा ही एग्जाम्पल जब हम सीखते हैं पुरानी बातों से, तो उसमें भी यही था, जब वही मतलब बाजीराव के साथ भी ऐसे हुआ था, मतलब उस पूरा दिखा रखे हैं। उनके पास एक वो था, पेशवा बनने का टेस्ट था उनका, यानी कि उनका एक, जैसे यहाँ पे इंटरव्यू है, उनका भी टेस्ट होने वाला था, एक प्रतियोगिता होने वाली थी, और दूसरी तरफ उनको एक कुछ लाइफ बचानी थी। तो उसने उस टेस्ट को छोड़ दिया उस दिन, कि ठीक है पेशवा बने ना बने वो बात नहीं, पर वहां पे जो उनको लाइफ बचानी है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हम रिलेट भी कर सकते हैं पुरानी उससे, कि हमें एथिकल जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो वो एथिकली हमें गाइड करने का रास्ता दिखाते हैं कि उस सिचुएशन में हमें कैसे डील करना चाहिए। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है कि आपको पोजीशन अभी पक्का नहीं है, दिला सकती है मतलब वो भी, और दूसरी तरफ लाइफ यहाँ जा ही रही है, तो वो बताना जरूरी, लाइफ इज इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे प्रेजेंट करोगे कि इसको एथिकल वर्ड्स में, वो इंपॉर्टेंट है। आइडिया कईयों को तो आइडिया क्लियर नहीं होता करना क्या है, कहीं इंटरव्यू देने चले जाएंगे, कुछ और करेंगे, वो तो आइडिया गड़बड़ी होगी। अब आइडिया क्लियर है तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है। पहला है प्रायोरिटाइज इंटरव्यू एंड प्रोसीड विदाउट हेल्पिंग, ये वाला हो गया। इसके मेरिट क्या होंगे? प्रोटेक्ट्स लॉन्ग टर्म करियर गोल ऑफ बिकमिंग आईएएस ऑफिसर, आप बन गए, अच्छा गया, वन पॉसिबिलिटी है मतलब। इनेबल्स फ्यूचर सर्विस टू लार्जर सोसाइटी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, आप बने, आपने सोसाइटी को सर्व किया। लेकिन डीमेरिट क्या है? वॉयलेट्स बेसिक ह्यूमैनिटेरियन एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेन है। रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कंपैशन, ये लैक है आपने। मे लीड टू इमोशनल गिल्ट एंड एथिकल रिग्रेट, क्या पता लाइफ लॉन्ग आपको रिग्रेट ही रहे, उस लाइफ बचा नहीं पाए जो आप उसको। कंट्राडिक्ट्स पब्लिक सर्विस वैल्यू रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विसेज, उस वैल्यू के कंट्राडिक्ट है। ऑप्शन 2, स्टॉप, प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस, इन्फॉर्म यूपीएससी, वहां पे फोन कर दिया आपने, एंड अटेम्प्ट टू अटेंड लेटर। अब ये पॉसिबिलिटी है कि रीशेड्यूल हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तब भी आपको उसके लिए रेडी रहना मेंटली, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ठीक है, कैपेबिलिटी है तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे उसको क्लियर, है ना, ये चांस। इवन लास्ट अटेम्प्ट हो आपका तब भी आप लाइफ को प्रायोरिटी दोगे। मेरिट्स, अपहोल्ड द ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, कंपैशन एंड मोरल करेज, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट क्वालिटी एक्सपेक्टेड ऑफ सिविल सर्वेंट, लीडरशिप, क्राइसिस मैनेजमेंट, एम्पैथी। यूपीएससी वैल्यूज एथिकल कंडक्ट एंड मे रीशेड्यूल इंटरव्यू ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, एक पॉसिबिलिटी है। प्रोवाइड्स मोरल सेटिस्फेक्शन ऑफ डूइंग द राइट थिंग, आपको सेटिस्फेक्शन। डीमेरिट्स क्या है? रिस्क ऑफ मिसिंग द इंटरव्यू, वो भी है, क्या पता ना रिकंसिडर करें, आपका डिले हो सकता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग रीशेड्यूलिंग ऑफ द और द सिलेक्शन आउटकम, ये इसके। थर्ड क्या है? आपने एम्बुलेंस को बुलाई, किसी स्ट्रेंजर को बोला इनको हेल्प करके कर दो, तो अब वो स्ट्रेंजर कितनी हेल्प करे ना करे वो एक चांस की बात है। My course of action, most ethical choice, I would choose the option to prioritize immediate assistance to my injured relatives while simultaneously informing the UPSC about the situation. जस्टिफिकेशन दो आपने, तो जब आपसे कोर्स ऑफ एक्शन बोलेगा तो फिर आपको जस्टिफिकेशन देना है उसका, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। लाइफ इज इरिप्लेसेबल, पहली बात तो। करियर अपॉर्चुनिटी मे राइज अगेन, ये नहीं तो कुछ और आ जाएगा करियर अपॉर्चुनिटी, तो कोई बात नहीं। रिफ्लेक्ट्स माई पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एथिकल मैच्योरिटी। A future civil servant, as a future civil servant, we are expected to uphold the compassion and moral courage even when in personal crisis. वो सारी वैल्यूज आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सिविल सर्वेंट के लिए रिक्वायर्ड है। डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू ऑफ इंटेग्रिटी, एम्पैथी, करेज ऑफ कन्विक्शन रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो ऐसे आपको बताना है क्यों आप उसको डिफेंड करोगे। Even if the rescheduling is not considered, I would be mentally prepared to forego the interview, knowing that I choose humanity or ambition. As a decision I would never regret, because यहाँ पे आपने ह्यूमैनिटी को चूज किया और योर एम्बिशन। रिसेंट एग्जांपल आप फिर देखो, एक हमने तरीका ढूंढा था कि कोविड के टाइम में ऐसे कई ऑफिसर्स थे जो उन्होंने सर्व किया, उनकी जान भी जा सकती थी वहां पे, तो ठीक है। ड्यूरिंग कोविड मैनी फ्रंटलाइन ऑफिसर्स लाइक आईएएस ऑफिसर शाहिद चौधरी प्रायोरिटाइज सेविंग लाइव्स ओवर पर्सनल कंफर्ट, डेमोन्स्ट्रेटिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस में भी आपको यही करना है, दूसरों की लाइफ पहले बचानी है। True public service began not in position of power, but in the moments of personal moral choice. As the Bhagavad Gita, ठीक है, do your duty without attachment to the result. Upholding humanity and compassion even at the personal cost reflect the true spirit of ethical leadership. तो सारा घूम फिर के यही बात आता है, ह्यूमैनिटी को, लाइफ को इंपॉर्टेंट देख के आपको ये डिसीजन लेना था। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ये एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, लास्ट वाली केस स्टडी है उसमें थोड़ा अलग है वो।
कैसे ड्रॉट मैनेज करोगे, ये वाला है, इसमें थोड़ा अलग टाइप है, इसको एक प्रैक्टिस करेंगे।